अभी अभी मुझे एक चार्ट मिला है। सबसे पहले हम एक हेल्थ के दृष्टिकोण से उस चार्ट को एनालाइज करेंगे और सभी लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। प्रदीप जी हैं इसमें? प्रदीप जी हैं? हाँ मैं हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। मैंने एक वाइट बोर्ड अपना खोल लिया है और एक मैं चार्ट आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ये चार्ट आपको बहुत मदद पहुंचाएगा कि कैसे बीमारी को डायग्नोज किया जाता है और कैसे हमारी दशाएं अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। आप सबसे पहले इस चार्ट की आप अ, प्रकृति को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग प्रकृति को डिस्कस करेंगे कि एक मेरे पास मेल चार्ट है, एक पुरुष की कुंडली है और आप फाइंड आउट करेंगे कि नंबर एक बात, इनकी स्वाभाविक प्रकृति क्या है। प्रकृति का मेरा तात्पर्य वात कफ पित्त से है। मतलब मैं उनके नेचर का मतलब ये नहीं कि उनका व्यवहारिक पक्ष हम नहीं जानेंगे, हम टोटल उनके हेल्थ इश्यू को एड्रेस करेंगे। वृष लगन की कुंडली है, आप लिखना चाहें नोट करें, फोटो भी खींचना चाहें खींच सकते हैं। और लगन में ही मंगल विराजमान है। फोर्थ हाउस जहां पे नंबर 5 की राशि लिखी है वहां पर सूर्य और राहु है। पंचम भाव जहां पे नंबर 6 राशि लिखी है वीनस एंड मरकरी। नंबर 8 जुपिटर एंड सैटर्न जहां पे नंबर 9 की राशि है। और नंबर 10 केतु। और नंबर 12 नंबर 1 की राशि में मून है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से दशाओं से हेल्थ देखा जाता है और कैसे चीजों को मैनेज करने का प्रयास किया जाता है। तो हमें ये समझना है। तो आप देखिए और 2 मिनट के 1 मिनट के अंदर बताने का प्रयास करें किसी को अगर समझ में आ रहा है तो। अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर सचिन। हाँ सचिन बोलो। कुछ बोले? हाँ हाँ बोलो। सर लग्न में मंगल है तो अनकंट्रोल्ड फायर है, पित्त प्रकृति है। वेरी गुड। दूसरी चीज शुक्र, जो लग्नेश है शुक्र, वो कन्या राशि में है जी और बुध के साथ है। तो बुध और शुक्र, बुध तो फॉलो करेगा शुक्र को। जी और शुक्र लेकिन कन्या राशि में आई। ठीक है। तो अभी तो राहु में शुक्र का अंतर जैसे चल रहा है तो शुक्र तो कुछ समस्याएं ही देगा। कन्या राशि का है बुध और शुक्र, तो दोनों समस्याएं पैदा करेंगे। शुक्र कौन सी प्रकृति की समस्या देता है? कफ प्रकृति की। वेरी नाइस। कफ का कफ संबंध किस एलिमेंट से है? जल से। है जी? जल से। जल तत्व से। जल तत्व में कौन कौन सी बीमारी बताई थी, कौन कौन से ऑर्गन्स बताए थे? बड़ा आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, सिर्फ रिलेट करना होता है। चलो कौशल ट्राई करना चाहते हैं। कौशल सर नमस्कार। नमस्कार। सर मंगल, जैसा सर ने बताया, सचिन सर ने, मंगल नेगेटिव फिट जनरेट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो लग्नेश है वीनस, वो नीच का होकर के बैठा है मरकरी के साथ। ठीक है। तो नीच का होकर के ये निगेटिव कफ जनरेट करेगा, कफ में से में प्रॉब्लम होगी। और मरकरी 20 के साथ है, तो मरकरी की जो प्रगति होगी वो भी, मतलब ये तीनों देता है ना मरकरी, तो वो भी कफ जनरेट करने लगेगा निगेटिव वीनस के साथ होकर के। और राहु जो होता है वो वात रोग देता है, निगेटिव वात रोग। अगर राहु में वीनस चल रहा है तो निगेटिव वात भी बढ़ा देगा। निगेटिव वात प्लस निगेटिव कफ के इसको ज्यादा लक्षण आएंगे। और वीनस से रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम होती है, हमारी शुगर की प्रॉब्लम होती है, या राहु से रिलेटेड बॉडी के किसी भी पार्ट में हमारे पेन को बढ़ा देना, या हवा का बहाव जिधर की बॉडी की तरफ चला जाएगा तो उधर की तरफ वो, मतलब कोई भी बीमारी देने में राहु सक्षम हो जाएगा।
एक तरीके से देखें। बट वीनस की यहाँ पे अंतरदशा चल रही है, तो वो ज्यादा डिपेंड करेगा कि जो वीनस से ज्यादा बीमारी होती है वो ज्यादा हो सकता है कि प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम्स आए, या जैसे कि डायबिटीज में डायबिटीज हो जाए, या और भी वीनस से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो आने के चांसेस होंगे। वेरी नाइस एक्सप्लेन। और कोई बोलना चाहता है? अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि फिर और भी टॉपिक आज कराएंगे। गुरुजी, राहु की दशा है, इसलिए मेंटल इंस्टेबिलिटी हो सकती है और थोड़ा बैक्टीरिया, वायरस और कृमि का प्रॉब्लम हो सकता है, वात रोग हो सकता है, निगेटिव वात हो सकता है, और बॉयल्स वगैरह हो सकता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकता है। और राहु के साथ साथ वीनस की दशा चल रही है, इसलिए वीनस में वाटर डिजीजेस, इमोशन डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, और उसमें कंट्रीब्यूट किडनी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, आईज आंख का हो सकता है, यही नाक थ्रोट वगैरह वेरी का हो नाइस। सकता है। आप लोग तो कह रहे थे हमें समझ में नहीं आ रहा, ये सभी ने अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। 3 लोगों ने बताया, तीनों ने बहुत अच्छा बताया, काफी नियर अबाउट बताया। मैं थोड़ा सा सर एक्सप्लेन एक करूं। हाँ प्रताप जी। सर जी सर, थोड़ा सा अगर सब लोगों ने तो बताया ही, अगर इसको हम लोग देखें तो इनके शरीर की प्रकृति जो होगी वो तो पित्त प्रधान लग रही है। बिल्कुल शरीर की प्रकृति पित्त प्रधान, चौथे भाव से मन की प्रकृति वायु प्रधान होगी। जो अग्नि तत्व को राहु और हवा दे रहा है, बहुत बेचैन रहते होंगे। दशा अंतरदशा की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। और इनकी जो बुद्धि होगी वो वीनस मरकरी ये टुवर्ड्स लग्जरी की ओर ज्यादा रहती होगी जी। चलिए, नहीं उन बातों पे तो इनकी। हमने डिस्कस ही नहीं करना कि माइंड कहाँ ठीक रहता है, हम ओनली हेल्थ ठीक इश्यूज ही डिस्कस करेंगे। देखिए ठीक है। सिंपल है, कभी भी चार्ट आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड आउट करें कि व्यक्ति की प्रकृति क्या है। जैसे प्रताप जी ने बताया कि लगन पर मंगल बैठा है और साथ में किसी भी ग्रह की दृष्टि लगन पर नहीं है, तो यहाँ पर पहली प्रकृति दे रहा है पित्त, एंड पित्त इज क्रिएटिंग नेगेटिव पित्त, जो सभी तीनों लोगों ने बताया, तीनों चारों ने सबने सही बताया बिल्कुल। फिर दूसरा सूत्र था लगन का स्वामी हमारे ज्योतिष में कहाँ बैठा हुआ है, वो भी सचिन ने बहुत नाइसली एक्सप्लेन किया कि ये भी नेगेटिव कफ क्रिएट करेगा। कौशल ने भी बताया कि नेगेटिव कफ क्रिएट करेगा। तो सेकंड प्रकृति हमारी क्या हो गई, कफ हो गई। अब हमने देखना क्या है कि हेल्थ इश्यूज कब जनरेट होता है, जब वात कफ पित्त ये इम्बैलेंस होते हैं तो हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। हमने यहाँ पर केवल मात्र ये देखना है कि हु इज डोमिनेटिंग, कि डोमिनेट कौन कर रहा है। सेकंड का क्वेश्चन उठता है कि डोमिनेट कौन कर रहा है, यहाँ पर पित्त ज्यादा डोमिनेट कर रहा है या ये शुक्र का कफ ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इस शरीर को। तो हमारा क्या सिद्धांत था, जिसका सबसे ज्यादा पावर होगा, जिसका सबसे ज्यादा पावर होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। तो आपको कंपेयर करना है शुक्र को और मंगल को, हु विल बी मोर पावरफुल। तो सिंपल सी बात है, मंगल इज मोर पावरफुल, क्योंकि मार्स इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट हाउस। मंगल पहले भाव में बैठा है। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, पहला भाव कहने में बहुत अच्छा माना जाता है, पर अगर गलती से यहाँ पाप ग्रह बैठ जाए, नेगेटिव ग्रह बैठ जाए, वो हमारी प्रकृति को बिगाड़ देते हैं। तो नो डाउट कि मार्स जब पहले भाव में बैठा है, शुक्र भी अच्छा हो गया, पर शुक्र पंचम में बैठा है, तो पंचम शुभ है, पावरफुल नहीं। पर हम तो बात कर रहे हैं पावर की, क्योंकि जीतेगा तो वही जिसमें ताकत होगी। तो यहाँ पर मंगल भी जीता है और मंगल लगन पर बैठा हुआ है। अब बस हमने मात्र इस बात को देखना होता है कि क्या इस कुंडली के लिए मंगल पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने देखा भाई तो मारक ग्रह है,
मारक ग्रह ही लगन पर बैठ गया, तो मारक ग्रह बैठ गया तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पित्त इज क्रिएटिंग। तो इनकी प्रकृति देखा जाए पूर्णतया जो है पित्त प्रकृति जो कि डोमिनेट कर रही है। ध्यान से सुनने वाली बात है, पित्त सबसे ज्यादा कहाँ नुकसान करता है? याद रखिए, बालों पर, आंखों पर, त्वचा पर और हमारे यूरिनरी सिस्टम पर। फिर से बता रहा हूं, हमारे बाल, हमारे आंख, हमारी त्वचा, ये बस याद रख लो ऊपर से नीचे तक कि पित्त सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है। हमारे बाल, हमारी आंख, हमारी त्वचा और हमारा पूरा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या आती है? नंबर 1 चीज हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और हमारी किडनी, ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो पित्त इन पर अपना प्रभाव डालता है। कौन सा प्रभाव? नेगेटिव प्रभाव। ये हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव प्रभाव नहीं, नेगेटिव प्रभाव। अगर पित्त किसका एग्रीवेटेड होगा, पित्त अगर डोमिनेटिंग होगा, तो वो पूरी बॉडी पर पित्त प्रभाव के द्वारा बाल, आंख, त्वचा और यूरिनरी सिस्टम को दिक्कत में डालेगा। अभी हमने मोटा मोटा करना है, एकदम से रिजल्ट पे नहीं पहुंचना। गलती कहाँ होती है? हम एकदम से रिजल्ट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, बड़ी फास्ट। कभी भी कुंडली देखते समय जल्दबाजी ना दिखाएं, खास करके नए लोग, और पुराने तो बिल्कुल ही जल्दबाजी ना दिखाएं। पुराने भी कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जल्दबाजी दिखा जाते हैं, ये हमारे लिए सबसे दिक्कत वाली बात है। अब हमने जाना है सीधा, प्रकृति हम जान चुके, फिर हमारा सूत्र था कि प्रेजेंट की दशाओं को देखा जाए। इनको राहु की महादशा चल रही है और वीनस की अंतरदशा चल रही है। सभी ने बहुत बढ़िया बताया कि राहु वात प्रकृति देगा। अब समझिए बात को, दशा क्या कर रही है? वात को इंक्रीज कर रही है, वायु को इंक्रीज कर रही है। अब हमने यही देखना है। और शुक्र फिर से कफ को इंक्रीज कर रहा है। ज्योतिष का नियम बताया था मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, वहां पर बेशक नीच भंग हो जाओ, पर जो ग्रह नीच राशि का है वो अपना नेगेटिव इंपैक्ट दिखाए बगैर मानेगा नहीं। अब इनको शुक्र की जो अंतरदशा लगी है वो एक प्रकार से 28 अक्टूबर 2019 से लगी है और ये चलेगी 22 तक, 28 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। क्लैरिटी आई आपको? सिंपल सी। अब हमने समझना है मूल प्रकृति पित्त थी, ऑलरेडी डोमिनेटिंग थी, वो उनकी होल लाइफ रहेगी। उसको आप कुछ ज्यादा मूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते, वो उसके शरीर की प्रकृति है, इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। पर अभी प्रेजेंट में वायु कुपित हो गई और कफ भी कुपित हो गया क्योंकि नीच का है। अब राहु जो नेगेटिव वात दे रहा है, देखो वायु प्राणदायक होती है, वात प्राणदायक होता है, परंतु नेगेटिव वात प्राण हरने वाला होता है। मतलब कि ये इनको वात की समस्या, वायु की समस्या। और हम कैसे चेक करेंगे इसके लिए भी कि महादशा ज्यादा डोमिनेट कर रही है कि अंतरदशा ज्यादा डोमिनेट कर रही है? सिंपल सा सूत्र है, आप देखो हु विल बी द मोर पावरफुल, महादशा और अंतरदशा। तो महादशा चौथे भाव में यानी कि केंद्र में बैठी हुई है। किस राशि में बैठा हुआ राहु? सिंह राशि में बैठा हुआ है। अब आप देखिए सिंह राशि का संबंध किससे था? शुरू में मैंने बताया था आपको, काल पुरुष की कुंडली के तहत सिंह राशि किसको फॉलो करती है? तो पेट को फॉलो करती है, स्टोमक। आप सभी को याद होगा, नहीं तो क्यों, छाती तक कर्क राशि थी, छाती के नीचे पार्ट में वो हमारा पेट है। इसका मतलब राहु किसको डिस्टर्ब कर रहा है? पेट को डिस्टर्ब कर रहा है।
पेट के अंदर के ऑर्गेन्स को क्या बिगाड़ करके, वायु बिगाड़ करके, नेगेटिव वात बिगाड़ करके हमारे वात को टोटल इम्बैलेंस कर रहा है। मूल प्रकृति पित्त पहले से ही थी, जो एग्रीवेट चल रही थी, दशा ने उसको वात में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कन्वर्ट नहीं करा, दशा ने वायु को और इम्बैलेंस कर दिया। और जैसे ही 2019 यानी अक्टूबर 2019 को आया, जैसे ही शुक्र आया है, शुक्र इनकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ है और नेगेटिव कफ जनरेट कर रहा है। ध्यान रखना, नेगेटिव कफ मैंने कहा जनरेट कर रहा है। अब नेगेटिव कफ क्या देगा, वाटर से रिलेटेड तकलीफें। वाटर का संबंध हमारे इमोशन से होता है, वाटर का संबंध कफ यानी कि छाती संबंधी रोगों से, फेफड़ों से होता है, और हमारा टोटल यूरिनरी सिस्टम जो कि शुक्र ग्रह के अंडर में आता है। अब एक सूत्र बताया था, जो भी ग्रह कन्या राशि में होते हैं, जो भी ग्रह कन्या राशि में होते हैं, वो भयंकर रोग देने की क्षमता रखते हैं। तो यानी इट्स नॉट ए नॉर्मल प्रॉब्लम, इट्स ए सीवियर प्रॉब्लम, क्योंकि सारे सूत्र मिल रहे हैं। ग्रह नीच राशि में बैठा है, नंबर 2 बात ग्रह कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो ये जो कफ दे रहा है, नेगेटिव कफ दे रहा है, और कफ का संबंध वाटर से है। वाटर, अब वाटर क्या है, सबसे ज्यादा वाटर तो हमारा यूरिन है, यानी हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स, यूरिनरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिन ब्लैडर, और पुरुष का जननांग जो कि उसको पेशाब को बाहर निकालने का कार्य करता है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब बीमारी यहीं पर है सबसे ज्यादा, और बीमारी सीवियर है। बीमारी सीवियर है क्योंकि उस ग्रह को मदद नहीं मिल रही। नीच का हो गया वो एक अलग बात है, परंतु यहाँ पर कन्या राशि का भी हो गया, ये दूसरा दोष, वही वाली बात होगी, करेला और एक नीम चढ़ा। तो इसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट। तो इट्स ए वेरी नेगेटिव पॉइंट। कब तक ये दिक्कत चल सकती है, तो अगर इस दशा में अक्टूबर 2019 से लेके 28 अक्टूबर 2022 तक अगर इनको कफ संबंधी प्रॉब्लम यानी यूरिनरी, एक ने कहा था डायबिटीज, यस श्योर, या तो डायबिटीज, किडनी से रिलेटेड तकलीफ, यूरिन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि कोई तत्व की कमी हो जाना, पेशाब से एल्बुमिन बाहर जाना, प्रोटीन की कमी हो जाना। एल्बुमिन जो बाहर जाता है पेशाब में, ये एक तरह से प्रोटीन ही है, एक प्रकार का प्रोटीन ही है, उससे प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। और कभी कभी उसका एक विटामिन सोडियम लेवल जो होता है हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। जिन सज्जनों ने साइंस पढ़ा है वो इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम को समझते हैं। एक तरह से हमारे शरीर का लवण होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम, जो पूरी बॉडी के सिस्टम को एक मेंटेन करके रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वो मेंटेन करके रखते हैं। और वैसे तो अगर मैं उसमें समझाऊं तो मतलब एक आयन को जो है एक ताकत देने का काम करते हैं, पर चलो हम उस साइंस में नहीं जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट और उसमें। पर कहने का मतलब इनसे रिलेटेड तकलीफ हो सकती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब हमें समझ में आ गया कि बीमारी का जो एरिया है वो पेट है, पेट के अंदर जो ऑर्गन्स है, खास करके जो यूरिन से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, उसमें तकलीफ होने का चांस है, तो यानी कि हमें मैटर डायग्नोज हो गया। अब बात आती है कि सीवियरिटी का लेवल क्या है। तो बस मैं नट सेल में, क्योंकि मेरे पास ये अभी कुंडली आई है, नट सेल में इतना ही बताऊंगा, इट्स अ वेरी सीवियर एंड डेंजरस मैटर। सीवियर एंड डेंजरस मैटर मतलब, क्योंकि मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया मृत्यु तुल्य कष्ट, उसमें काफी चीजें नेगेटिव मानी जाती है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए,
जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो उन्हें क्या एडवाइस करना चाहिए रेमेडियल में। देखिए, कभी भी नंबर एक बात, एस्ट्रोलॉजर को अपना होश नहीं खोना चाहिए, अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए। स्थिति कितनी भी स्ट्रांग हो, कैसी भी नेगेटिव हो, उसे सजेस्ट करना चाहिए बेस्ट रेमेडीज, जिससे व्यक्ति बाहर आने को तरफ हो। नंबर एक बात, जो ग्रह नीच राशि में है, जो ग्रह नीच राशि में है, उस ग्रह का दान, कितना दान, उनके इक्वल टू द बॉडी वेट, इक्वल टू द बॉडी वेट। मान लीजिए, सपोज कीजिए 60 केजी किसी का वजन है, तो 60 किलोग्राम शुक्र ग्रह की चीज, हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये सामने वाले से बात कीजिए, अगर यूरिनरी समस्या है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही तरीके से डायग्नोज कर रहे हैं बात को। अब आपने रेमेडियल पे जा, सबसे ज्यादा जो दिक्कत दे रहा है, देखिए बात को संभाला जा सकता है क्योंकि वो चौथे भाव में है, उसको महादशानाथ है, पर अंतरदशानाथ नीच में चला गया और कन्या राशि में चला गया, तो इसको संभालना बहुत टफ है। तो आपने कुल मिलाकर के आपने शुक्र को संभालना है। नंबर एक, बॉडी वेट के इक्वल आपने वीनस का दान करना है। वीनस का दान क्या होता है, ज्वार, जो ज्वार होती है, जो दान, उसका दान इक्वल टू द वेट। सेकंड चीज, हरा चारा, वजन के बराबर का हरा चारा गौशाला में गायों को खिलाना चाहिए। ये उपाय, अगर जातक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बेड पर है, बेड रिडन है, तो उनके ब्लड रिलेटेड व्यक्ति, यानी जिसका खून का संबंध है, खून का संबंध जैसे उनका पुत्र हो, उनका सगा भाई हो, पिता हो, ये सब ब्लड के, एक ही ब्लड के रिलेशन माने जाते हैं, वो इनके नाम पर संकल्प के साथ उपाय करना चाहिए। ये दान का उपाय है। दूसरी रेमेडी, आपने हमेशा वैदिक मंत्र का सहारा लेना चाहिए। वैदिक मंत्र इंसान के पाप कर्मों के कष्ट को भी हरते हैं। तो शुक्राचार्य का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो मृत संजीवनी विद्या को लेकर के, मृत संजीवनी विद्या मंत्र, ब्राह्मणों से मृत संजीवनी विद्या मंत्र के 1.25 लाख जाप कराने चाहिए। मृत संजीवनी मंत्र आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं मैं, ये महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र को गूंथ करके बनाया, मतलब दोनों का मिक्सअप। ये पुस्तकों में आराम से मिल जाता है मृत संजीवनी विद्या मंत्र, अगर आप आजकल तो गूगल पे भी मिल जाता है, तो गूगल पे भी डालेंगे तो मिल जाएगा इजीली। तीसरी चीज, शुक्र ग्रह के वैदिक मंत्र, 1.25 लाख शुक्र ग्रह के वैदिक मंत्र, ध्यान रखे कभी भी प्रॉब्लम सीवियर हो, केवल महामृत्युंजय जप ना करवाएं। महामृत्युंजय जप अकेला कार्य नहीं कर पाता। तो ऐसे में जरूरी है कि मृत संजीवनी विद्या मंत्र के साथ सबसे पहले ग्रह शांति होनी चाहिए। ग्रह शांति के मतलब है शुक्र ग्रह की शांति, यानी कि शुक्र ग्रह के 1.25 लाख वैदिक मंत्र। सफेद चंदन, सफेद उड़द की दाल, रंग बिरंगा कपड़ा, इत्र, ये सब शुक्र की चीजें हैं। अब आपको राहु ग्रह को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर वायु कुपित रहेगी, मैंने आपको बताया था नेगेटिव बात ही मृत्यु देती है।
नेगेटिव बात ही मृत्यु देती है। जब तक ये नेगेटिव वायु कंट्रोल नहीं होगी, खतरा बना रहेगा। अब नेगेटिव बात देखिए, राहु कहाँ बैठा है? 4th हाउस में, और चौथे भाव में याद करो बेसिक को, 4th हाउस क्या है? जल है। क्या है? जल है। चौथा भाव जल का होता है, वाटर एलिमेंट का होता है। पानी है, पानी, बहता हुआ पानी। राहु, राहु की चीजें बहते जल में प्रवाहित करें। अब राहु की चीजें क्या होते हैं? नारियल, जौ, कच्चे कोयले, काला कपड़ा, ये सब चीजें बहते जल में प्रवाहित करें। किसके ऊपर से? रोगी के ऊपर से 7 बार वार करके बहते जल में प्रवाहित करनी है। अगर क्वांटिटी को आंकना पड़े तो 4, चौथा भाव है तो 4, जैसे 400 ग्राम, 4 किलो, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। ये भी सर वजन के बराबर ही होंगी? है हाँ, नहीं वजन के बराबर नहीं होगी। अच्छा, कितनी भी मतलब एक कुछ नहीं नहीं, चौथा भाव बताया ना सचिन। अच्छा, 400 ग्राम, 4 की 4 संख्या किलो, है, 40 400। किलो। हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक। गुरुजी, इसमें कोई भी एक चीज चलेगी या मतलब वो भी कोई 4 क्वांटिटीज हमें लेनी पड़ेंगी? नहीं, सारी चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि सर प्रॉब्लम सीवियर है। आप एक बार रिपीट कर देंगे राहु के चीजें? ऐसा है, जौ, कच्चा कोयला, काला कपड़ा और नारियल, पानी वाला नारियल जो जटाधारी होता है। जी सर, थैंक यू। तो ये सब सामग्री, अब फिर सूत्र याद करो। हु कैन प्रोटेक्ट अस? लास्ट में प्रोटेक्टर को याद करना है। हु कैन प्रोटेक्ट अस? हमारा प्रोटेक्टर कौन है? हेल्थ का, ओवरऑल हेल्थ का प्रोटेक्टर कौन है? सूर्य। सन इज द, सूर्य जो है ओवरऑल हेल्थ का प्रोटेक्टर प्लेनेट है। हमारे लिए, हेल्थ के लिए शील्डिंग का काम सूर्य ही करता है। तो अब सूर्य को हमें ठीक करना है। सूर्य यहाँ पीड़ित अवस्था का, एक चीज ध्यान रखें, सूर्य पीड़ित अवस्था का है तो ये मन पर पहले से ही दुष्प्रभाव डालता है, शुरू से ही, क्योंकि सूर्य ग्रहण बना हुआ है। 4th हाउस वैसे ही डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सूर्य के मंत्र का जाप, उनके घर का कोई सदस्य उनके नाम से कर सकता है। और सूर्य मंत्र ना समझ में आए तो सिंपल गायत्री मंत्र, वो भी ना समझ में आए तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंत्र का भी जाप उनके नाम से किया जा सकता है। और अगर खुद रोगी, एक मंत्र विशेष रूप से हनुमान जी की चौपाई का बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। ये चौपाई है, उसे कहना चाहिए। रोगी अगर करने में थोड़ा बहुत सक्षम है तो इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस तरह से बीमारी की सीवियरिटी को देखते हुए, प्रॉब्लम की सीवियरिटी को देखते हुए इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसमें लंबी आयु कौन सा ग्रह दे रहा है?
शनि अष्टम में बैठे है जी। अष्टम में बैठे शनि, 8th में शनि है। वेरी शनि नाइस, शनि और 8 में वेरी शनि, नाइस, 8th हाउस का 8 में शनि। बहुत सर बढ़िया, जुपिटर वेरी भी नाइस। होगा नौ अपने राशि में है। बिल्कुल बिल्कुल, जुपिटर भी जुपिटर भी आएगा। देगा। जुपिटर भी जो है, देखिए जुपिटर भी है अष्टम जी। भाव में, अष्टम भाव में ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह बैठ जाए, गुरु ग्रह बैठ जाए तो लंबी आयु जरूर देता है, खास करके 60 क्रॉस करा देता है आराम से। और शनि के 80 तक दे देता है। हैं जी? शनि के 80 तक दे देता है इसमें, अगर अष्टम में बैठा हो। हाँ नितिन जी, 80 तक भी दे सकता है, बड़ा इजी है शनि के लिए। कितनी लंबी पर दशा इज लंबी लाइफ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑलवेज रिमेम्बर, दशा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर बीच में खराब दशाएं आ जाएं तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। तो सिर्फ यहाँ पर एक आशा की किरण जो बनती है वो यही बनती है, शनि और गुरु का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, क्योंकि गुरु पॉजिटिव कफ देता है और शनि पॉजिटिव वात देता है, तो आयुष्य के लिए अच्छा माना जाता है। पर चूंकि अभी वो दशा में नहीं है, शनि अगर दशा में हो तो फिर तो बात बन जाती है। चलिए ठीक है, अब हम लोगों ने आज इतनी ही इसके विषय में प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो ये एक से आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया भी हुआ है कि किस प्रकार से चीजें करनी है और ऐसे रेमेडीज को भी मैनेज किया जाता है। ठीक है सर मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। हाँ सुमित्रा जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे इसमें हम एमराल्ड वो पन्ना नहीं इनको पहनवा सकते वीनस, अगर जैसे इतना खराब चल रहा है तो? नहीं तो फिर डायमंड पहनाना चाहिए ना, शुक्र का रतन डायमंड है। अच्छा हाँ, तो डायमंड पहनाना चाहिए, मतलब जैसे मणि का भी तो जो असर होता है किसी उसमें। हाँ पर ये देखिए स्लो काफी रहेगा, डायमंड को 22 दिन तो लगते हैं असर दिखाने में। अच्छा। डायमंड कम से कम 22 दिन बाद अपना असर दिखाता है। तो वही वाली बात है कि अगर बीमारी ऐसी है जो लंबे समय तक चल जाएगी, खिंच जाएगी, तो फिर आप मणि का यूज कर सकते हो। पर मणि जो है इमरजेंसी वाले वो मैटर नहीं है, मतलब मणि से आप एकदम से बड़े फास्ट तरीके से रिजल्ट्स नहीं ले सकते। ओके सर एक बात पूछनी थी मैंने जी। सर जैसे आपने बताया कि वीनस नीच राशि में है तो ज्वार दान करना, लेकिन कुछ बोलते हैं कि ना अगर कोई ग्रह नीच राशि में हो ना उसका ग्रह दान लेना चाहिए ना देना चाहिए, राइट? जी, इट्स रॉन्ग। Okay. लाल किताब का सूत्र है नीच के ग्रह, किसके? अगर मान लो मेरा कोई ग्रह नीच राशि का है तो मुझे उस ग्रह का दान नहीं लेना चाहिए। पॉइंट समझे? लेना और देना नहीं, सिर्फ लेना नहीं चाहिए। ये किसके ऊपर अलाउ हो रहा है? जो दान ले रहा है, देने वाला नहीं, लेने वाले पे ये सूत्र काम करता है। जो ग्रह उसका व्यक्ति का उच्च का है, पावरफुल है, उसका दान देना नहीं चाहिए। पर नीच के ग्रहों का हमेशा दान दिया जाना चाहिए। ठीक है सर। ओके गुरुजी, और ये लाल किताब का सूत्र है। गुरुजी एक बार आपने बताया था कि नीच के ग्रह के लिए यदि मणि पहना दी जाती है तो उसको बल और मिल जाएगा। अनिल जी मैंने कहा डायमंड पहना जा सकता है, पर इमरजेंसी के केसेस में या ज्यादा दिक्कत वाले केसेस में, क्योंकि मैंने क्या कहा ध्यान से सुनिए कि भाई डायमंड 22 दिन से लेकर के 30 दिन तक, वो भी बहुत अच्छे लेवल वाला डायमंड, वो दिखाएगा असर 1 महीना लगा देगा। अब मान लीजिए किसी इंसान को ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो दिखाएगा 1 महीने बाद असर, तो उसका क्या मतलब है?
ये तो वही वाली बात होगी ना, जैसे कोई आपको अगर तकलीफ, सर्द का दर्द हो जाए आपको और आप मेरे पास आओ, मैं कहूँ तिवारी जी दवाई तो मैं ऐसी दे दूंगा कि गजब, पर शर्त यह है कि ये सिर का दर्द 10 दिन के बाद ठीक होगा। और दूसरा डॉक्टर कहे जी मैं अभी दे रहा हूँ, आप शाम तक ठीक हो जाओगे, तो आप कौन सी लेना पसंद करोगे? शाम तक वाली। शाम तक। बस ऐसे ही आपको सिचुएशन देखना है ज्योतिषी को कि भाई सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन है कि कोई कहता है जी मेरा बीपी रहता है, कोई कहता है जी मेरी शुगर रहती है, आपको पता है ये लंबा चलना है मामला। अब ऐसे में आप डायमंड पहनाओ, अब आप ऐसे में धीरे धीरे रेमेडीज कराओ, आप मंत्रों को दो, फिर तो ब्राह्मणों से कराने की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, खुद उसकी प्रैक्टिस करे, खुद उसके घर वाले उसके नाम से जाप करे, तो फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नहीं, पर मेरा डाउट ये था कि नीच का है तो नीचत्व और बढ़ जाएगा ना उसका। किस कैसे? भाई तकलीफ दे रहा है उसको, नहीं यदि नहीं और नहीं, बल नहीं। मिल जी। अरे मणि से हमेशा बलाबल बढ़ता है। अच्छा। मणि से ग्रह का बलाबल बढ़ता है, नीच तो नहीं बढ़ता, उसका बल बढ़ता है। मतलब बल बढ़ जाता है। और नीच का ग्रह का क्या मतलब हुआ? नीच का ग्रह का मतलब वो अपना बल खो बैठा है। जी जी, सिंपल सी बात है। हाँ ठीक गुरु जी। चलिए सर इसमें एक चीज जैसे कि आपने कहा कि राहु जल तत्व की राशि में बैठा है जी, तो राहु की चीजों को जल में प्रवाह करें। जी, तो जी, अगर पृथ्वी तत्व की राशि में बैठे तो क्या इंसानों को जमीन में? मैं सभी को बताता हूँ, मैं सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का मतलब है अग्नि जी। फर्स्ट हाउस का मतलब अग्नि। अग्नि का सीधा सीधा मतलब हो गया या हवन यज्ञ। हवन यज्ञ अग्नि को दिखाता है। अब मान लीजिए आपके पास टाइम बहुत है तो हवन यज्ञ नहीं तो उसके नाम से दीपक जलाना चाहिए। उस व्यक्ति को दीपक मतलब अग्नि का प्रज्वलित, अग्नि की पूजा, अग्नि को नमस्कार करना है और कुछ हविष्य देना है। हविष्य का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज, तो देसी घी जो होता है वो भगवान को अर्पित किया जाता है। तो देसी घी का दीपक ऐसे व्यक्ति को जलाना चाहिए क्योंकि अग्नि यहाँ पर आ गई। अब फिर राहु की चीज भाई राहु क्या कर सकते हैं? अब अग्नि में राहु का क्या कर सकते हैं? तो किसको? राहु की जो देवी है वो माँ दुर्गा है। राहु को जो कंट्रोल किया जाता है माँ दुर्गा के द्वारा या माँ चंडी के द्वारा। माँ चंडी का जो स्वरूप होता है, जो चुंड इसको जो है उसकी तस्वीर के सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। अब आ जाता है अर्थ एलिमेंट। है जी, क्या कह रहे हैं प्रताप जी? कौन सा स्वरूप सर? है जी, माँ चंडी का कौन सा स्वरूप? मैंने कहा माँ चंडी की तस्वीर या माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर कोई बच्चा विद्यार्थी है और राहु की दशा लग जाए तो उसे माँ सरस्वती के सामने भी देसी घी का दीपक जलाने के लिए कहें तो राहु के दोष को दूर किया जा सकता है। दूसरा है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की चीजों को दान करना चाहिए। अर्थ एलिमेंट की चीजों को दान करना चाहिए। कभी कभी इसको जमीन में खड्डा खोद के दबाने का भी होता है, पर उसमें एक्सपर्ट एडवाइस मस्ट। मैं कहूंगा कुछ जगह अपवाद भी होते हैं। तो अभी तो आप ये समझे कि दान इज मच बेटर। अब हम लोगों को तो क्या होता है कि रेमेडीज कराने की आदत पड़ी हुई है और बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया इस मैटर में। तो पर क्या होता है, नया आदमी गलती खा सकता है। कुछ चीजें दबाने की होती है, कुछ चीजें नहीं भी दबाने की। तीसरा होता है एयर, वायु तत्व। वायु तत्व खुशबू का कारक है।
जैसे अपने घरों में धूनी नहीं देते, उस ग्रह से संबंधित। तो गुग्गल और लोबान की धूनी देने से राहु शांत होता है। जो ये भस्म होती है, जो राख होती है, ये भी राहु के लिए ही होती है। पर हमने धूनी देनी है या खुशबू लगानी है उस ग्रह की। जैसे आजकल बर्नर नहीं आते, वो बड़े से सजावटी से होते हैं, उसमें नीचे दीपक जला लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा पानी होता है और उसका एसेंस जो है आप डाल करके उसको रोज शाम के समय कमरे में पूरा उसकी खुशबू की नहीं जानी चाहिए, तो ग्रह की वो शांति भी होती है। ये एयर का है। अब एयर का एक और मतलब होता है म्यूजिक। म्यूजिक इज रिलेटेड टू द एयर। तो उस ग्रह को शांत करने वाला म्यूजिक भी चलाना चाहिए। मान लो राहु जैसा ग्रह आ जाएगा, तो राहु क्या है? राहु वात प्रकृति को देता है, और वात को सबसे ज्यादा कौन शांत करेगा? अब आप ये देखिए, राहु के लिए क्या बताया? आप तो पढ़ रहे हैं कुंडलिनी तंत्र। कुंडलिनी, समस्त कुंडलिनी चक्रों का कारक ग्रह राहु है। यानी जो कुंडलिनी तंत्र का जो ज्ञान होता है, ये राहु से होता है। इसका मतलब, और वो कुंडलिनी तंत्र क्या है? मेडिटेशन का विज्ञान है। तो मेडिटेशन वाले म्यूजिक, तो राहु की दशा हो तो मेडिटेशन वाला म्यूजिक। अगर आप गूगल पे डालोगे मेडिटेशन इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक और इस तरह का, या कोई म्यूजिक के अलावा आप मेडिटेशनल सॉन्ग भी चला सकते हो। उस व्यक्ति को आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा डेली मेडिटेशन से रिलेटेड जो है म्यूजिक सुनना चाहिए। इसी प्रकार से 4th हाउस इज वाटर, फ्लोइंग वाटर। उसमें कारक चीजों को जल से दूर प्रवाहित कर देना चाहिए संकल्प के साथ। अब ध्यान रहे, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना संकल्प के कोई उपाय पूर्ण नहीं होता। अब सुबह करने हैं, दोपहर में करने हैं, शाम को करने हैं, इसका भी नियम है। जो रात्रिकालीन जो ग्रह होते हैं वो सूरज छिपने पे किए जाते हैं। शनि, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों के उपाय सूरज छिपने पर किए जाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और शुक्र। अब इसमें सूर्य और मंगल का उपाय दोपहर में करना चाहिए। मतलब उपाय में मंत्र नहीं, मंत्र सब सुबह सुबह आएंगे, वो चाहे किसी भी ग्रह का हो, ये ध्यान रखें। परंतु दान जैसे करना है या जल प्रवाह करना है, अब मान लीजिए मंगल किसी के 4थे भाव में हो, तो यहाँ तो जल आ गया, प्रवाहित करो। तो जैसे गुड़ प्रवाहित करना है या लाल मसूर की दाल प्रवाहित करनी है, तो फिर क्या होता है कि आपको दोपहर के समय, यानी कि 12 बजे से 2 बजे के बीच में, या 11 से 2 मौसम देख लेना, खड़ी धूप जिसे कहते हैं ना, तो सूर्य का अगर जल प्रवाह करना है, मंगल का करना है या दान करना है, तो ये समय अच्छा माना। बृहस्पति का दान सुबह सुबह करना चाहिए। सर ये लाल किताब आपका आवाज गूंज रहा है। आवाज इको आ रहा है आपका कि जिसका भी है। तो गुरु ग्रह का सुबह सुबह करना चाहिए, ठीक है। और सर चंद्र, शुक्र, ये भी सब सुबह में ही आते हैं। ठीक। सर शनि के मंत्रों का जाप कब करना चाहिए? देखो, मंत्रों का जाप सुबह सुबह करना चाहिए। नहीं, शनि का कहते हैं ना शाम को करना चाहिए, शनि के बोल रहा हूँ मैं। आज्ञापाल जी, सुबह करना चाहिए। अच्छा, ना, ठीक है। शाम को आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। सर ये लाल किताब के उपाय मैंने सारे उपाय वैदिक के बताए। अच्छा, ओके।
गुरुजी, जो मेडिटेशन म्यूजिक है, अगर हम एयर एलिमेंट ले तो क्या बांसुरी वाला म्यूजिक ज्यादा यस यस, म्यूजिक कोई भी हो सुरभि जी, म्यूजिक कोई भी हो। वैसे तो सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा से शुरू हो जाता है, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये जो सा रे गा मा पा धा नी, ये भाई ये जिसका भी इको है वो पीछे से बंद कर दो। ये आपके ग्रहों से ही जुड़े हुए हैं। इको आ रहा है यार, ये गैलेक्सी नोट 5 है कोई? कोई बात नहीं, मैंने बंद कर। देखिए, जब तक मेरे से बात ना करनी हो ना, अपने आप को अनम्यूट रखें, तो ज्यादा पीछे की कई बार डिस्टरबेंस आ जाती है, तो उससे हम जो है टॉपिक इधर उधर हो जाता है सारा। हाँ, तो जो म्यूजिक है उसमें जो हमारा सरगम जिसे बोला जाता है, ये भी ग्रहों से जुड़ी हुई ही है। अगर आप बहुत रिफाइननेस में जाना चाहते हो तो सा रे गा मा पा को लिख दीजिए, और फिर उसी हिसाब से सूर्य चंद्र मंगल गुरु शुक्र शनि राहु केतु इस तरीके से करते आ जाइए और उसको रिलेट करिए, और फिर आप जाकर के राग कौन कौन से, इनसे जो राग बनते हैं वो स्पेसिफिक तरीके से आपको सुनना चाहिए। ये कई प्रकार के रोगों में भी म्यूजिक जो है बहुत ज्यादा मदद पहुंचाता है। खुशबू सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी सर, ये जो केतु होता है कफ है, कफ कारक है या वात कारक है या? नहीं, पित्त, पित्त नेगेटिव एग्रीवेटेड पित्त है केतु। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है जी सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक है सर फिफ्थ, अभी फोर्थ तक पहुंचे हम, वाटर एलिमेंट तक। फिर अगला अग्नि आ जाएगा भाई, फिर अर्थ आ जाएगा। अच्छा अच्छा। फिर एयर आ जाएगा, आकाश, फिर वाटर आ जाएगा, फिर अग्नि आ जाएगा, फिर अर्थ आ जाएगा, फिर एयर आ जाएगा, फिर वो समझ गए? ठीक ये सिंपल है। और आकाश तो होता नहीं है। वो दरअसल है ना, बस मेरी आदत है, अब वो कई बार वो हल्की चीजें वो बार बार रिपीट। ये देखो, जिसने टाइम पास करना हो ना, मैं कई बार कहता हूँ ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि रोज आओ रोज पढ़ाओ और कुछ ना समझ में आए, तो सबसे अच्छा तरीका है एक चीज को बार बार रिपीट कर लो। अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर 1.5 घंटे का प्रवचन दे सकता हूँ कि केवल आज मैं अर्थ बता रहा हूँ, और फिर इसमें वो 12 भाव में मेरा 1-1.25 घंटा निपट गया। तो हमसे तो जितनी मर्जी क्लास करा लो भाई, कुछ भी छेड़ के देख लो, वो तो प्रॉब्लम है नहीं कि साहब आज तो पढ़ के नहीं आया, टॉपिक तो यही होगा, ठीक है ना, वो चीज नहीं है। तो हमें उस चीज पे नहीं जाना। खैर, तो एक दिन मैंने प्रताप जी को भी कह दिया था, प्रताप जी बोले कि जो है ना ये सबका कराओ। मैंने कहा जी आप होमवर्क करो, क्योंकि वो फिर टाइम पास है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आज देखो, आज 3-4 लोगों ने बोला, सारे बिल्कुल नियर अबाउट थे। इतनी जल्दी आप इतना नियर अबाउट, लोग 1-1 साल तक नहीं पहुंच पाते। किसी ने गलत डायग्नोज नहीं किया, सब मतलब ट्रैक पे बिल्कुल राइट थे, बिल्कुल राइट ट्रैक पे थे सारे के सारे। क्योंकि जिनकी कुंडली है उनको किडनी का प्रॉब्लम है बहुत सीवियर। चलिए अभी हम बात करते हैं प्राण शक्ति की। 3 बड़ी पावरफुल सोर्स होते हैं हमारे, जिन्हें ऊर्जा का एक रूप कह सकते हैं। प्राण, तेज और ओज। प्राण, तेज और ओज, इनका भी ग्रहों से संबंध है। प्राण शक्ति क्या होती है? ये हमारे ज्योतिष में कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जो हम श्वास लेते हैं जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, अर्थात ऐसी वायु जो हमारे प्राणों की रक्षा करे, वो प्राण वायु कहलाती है। प्राण वायु का संबंध चंद्र ग्रह से होता है।
जो हम ब्रेथ लेते हैं और छोड़ते हैं, ये ब्रेथ हमारे फेफड़ों को शक्ति देती है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है और हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को हेल्प करती है। ब्रेन को फंक्शन अच्छे ढंग से फंक्शनिंग करने में ये प्राण शक्ति हमें बहुत मदद करती है और हमारे प्राणों को ताकत देती है, हमारे प्राणों को बलाबल प्रदान करती है। इसीलिए वो स्वामी रामदेव जी कहते हैं ना, प्राणायाम करो, करने से होगा। ये वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम बेशक उनका कितना भी आज के टाइम में मजाक उड़ा लें, परंतु उन्होंने भारत देश को जन जन तक, भारत देश में जन जन तक प्राणायाम को फैलाने का बहुत अद्भुत कार्य किया है। उसके लिए भारत देश सदा उनका ऋणी रहेगा। प्राणायाम करने से आपके प्राणों को शक्ति मिलती है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है। हम प्राणायाम को भूल जाते हैं, प्राणायाम नहीं भूलना। ये कुंडली का चौथा भाव है प्राणायाम, और चौथे भाव को जब बलाबल मिलता है तो आदमी इमोशनली स्टेबल रहता है या इमोशनली बैलेंस्ड रहता है। अगर आप देखते हैं कि किसी का चंद्रमा पाप प्रभाव में है, उनके अंदर प्राण शक्ति की कमी होती है। प्राण शक्ति को समझना हो ना, तो ऐसे भी समझा जा सकता है। सपोज करो किसी जानवर को जब मारा जाता है या काटा जाता है, तो उसको काटने के बाद वो कितनी देर तक तड़पता रहता है, कितनी देर तक तड़पन रहती है उसके अंदर, कितना मतलब मरने के बाद कितने समय तक उसके अंदर प्राण रहते हैं, उस तरीके से भी प्राण शक्ति को देखा जा सकता है। आप देखते हैं कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में कुछ लोग मार जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। बच जाने में ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सेफ बचते हैं, उनको चोटें बहुत आती है, गंभीर चोटें आती हैं। 2-2 दिन, 4-4 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। और मतलब वो कहते हैं ना कि जूझ रहा है आदमी, फाइट कर रहा है, इसमें फाइटरशिप बहुत है और मौत के साथ जूझ रहा है। तो मौत के साथ जूझ रहा कौन है? मतलब वो उस समय प्राण शक्ति ही होती है हमारी, जो हमें मृत्यु से जूझने की ताकत देती है। That is called the प्राण शक्ति। जैसे अगर आप कछुए को अगर काटने की कोशिश करोगे तो जल्दी से नहीं कटता। जैसे मुर्गे की गर्दन उड़ा देते हो तो बड़ी देर तक ऐसे ऐसे तड़पता रहता है बहुत ज्यादा। तो जो भी मरने के बाद भी प्राण, मरने के बाद प्राण का मतलब है अगर बहुत बड़ी चोट लग जाए, मनुष्य के हिसाब से कहूं, ज्यादा गंभीर चोट भी लग जाए तो भी प्राण में शक्ति रहती है, तो उसे प्राण शक्ति कहते हैं। ये प्राण शक्ति प्राणायाम से ही गेन कर सकते हो, और कोई दूसरी पावर नहीं है। दूसरा है तेजस, शरीर का तेज। कईयों के चेहरे एकदम तमतमा, वो तमतमाया नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक प्रकाशवान होते हैं, काफी प्रकाशित होते हैं, उनका अपना एक प्रभा मंडल होता है, एक अपना ओरा होता है। ये आपकी शरीर की अग्नि, आपके शरीर की अग्नि तेज बनाती है। यानी कि शरीर का तेज जो डेवलप होता है वो आपकी डाइजेस्टिव फायर, आपकी इनर फायर से होता है, जिसका संबंध सूर्य ग्रह के साथ होता है। आयुर्वेद में प्राण, तेज, ओज और बल, इनका बड़ा भारी महत्व है। तो आयुर्वेद में नियम है कि व्यक्ति की प्राण शक्ति, तेज शक्ति, ओज शक्ति का भी आकलन वैद्याचार्य को करना चाहिए। जैसे कि किसी की प्राण शक्ति बहुत अच्छी है, इस बात को कैसे मापा जाए कि कोई व्यक्ति श्वास लेकर के अपनी छाती में कितनी देर तक श्वास रोक सकता है। जैसे आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा था कोरोना के समय में,
कि आप श्वास भर लीजिए अपनी छाती में और 1 मिनट तक शांत बैठे रहें, मतलब सांस को रोक करके। अगर 1 मिनट तक आप रोकने में सक्षम हो तो इसका मतलब कोरोना आपके अंदर नहीं है। पर जब कोई इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं, कुंभक प्राणायाम ज्यादा समय तक भी कुंभक लगाया जा सकता है। इस अभ्यास को बढ़ाया जाना चाहिए, इससे भी प्राण शक्ति बढ़ती है। तेजस, तो इसे तेजस कहा जाता है। ये चेहरे पर एक आभा मंडल क्रिएट करता है, फुर्ती देता है, एनर्जी देता है। हम कहते हैं ना तेजस्वी व्यक्ति है, बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है। तेजस्वी व्यक्ति अक्सर हम उसको कहते हैं जिसके पास अथॉरिटेटिव भाषा होती है, जिसकी बात का कहे का वजन होता है। बात के वजन से मुझे याद आ गया, आपका जो नैऋत्य कोण होता है घर का वास्तु के अंदर, जो दक्षिण पश्चिम का हिस्सा होता है, दक्षिण पश्चिम जो कोण होता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। दक्षिण पश्चिम जो कोना होता है, अगर यहाँ किसी के डिस्टरबेंस हो तो फिर उसकी बात में वजन नहीं होता। जैसे कई आदमी बातें बोले जाते हैं, उसकी कोई सुनता ही नहीं ना, तो ये वास्तु दोष से भी कई बार हो जाता है। पर जिसमें तेज की कमी होती है उसकी भी सामने वाला कोई सुनता नहीं। कुल मिलाकर के बात है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से किस व्यक्ति की सुनी जाती है, तो तेजस्वी व्यक्ति की सुनी जाती है। और तेजस्वी व्यक्ति का नेम फेम होता चला, उसकी लोग बात को फॉलो करते हैं, वो बात को जो कहता है उस बात को फॉलो किया जाता है। ये क्या आ गया, ओजस। ओजस, ओज हमारे शरीर में शुक्र ग्रह से बनता है। मैंने जब सप्त धातुएं कराई थी, जब शुक्र का संबंध आया था तो मैंने आपको बताया था शुक्र धातु से ओज तैयार होता है। ये भी एक आभा मंडल है, प्रभा मंडल है। ये अक्सर शांत, सुशील, बड़ा ही जो ओजस्वी लोग होते हैं ना, उनसे लोग बातचीत करके बड़े खुश होते हैं। जो जल्दी हाइपर नहीं होते, बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े ढंग से बात करते हैं, जिनके साथ बात करने में आपको मजा बहुत आता है, आनंद बहुत होता है, जिनका चेहरा देख करके आपको एक शांति के भाव आप में भी आ जाते हैं, उसे ओजस कहते हैं। ये तप से आता है, तपस्या करने से आता है, फूड पे कंट्रोल करने से आता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज पर कंट्रोल, सेंसेस को कंट्रोल करने से ओज क्रिएट होता है। और शुक्र ग्रह को बलाबल देने से भी ओज क्रिएट होता है। आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि आज एक अचानक से ये कुंडली आ गई थी मेरे पास, तो इस कुंडली को भी डिस्कस करना था, मेरे पास समय नहीं था। और जो सज्जन थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी से जल्दी देखें, तो इसलिए मैंने आज क्लास में ये करानी पड़ी मुझे। मेरे ख्याल से आज ये हमारी 15 क्लास पूरी हो जाती हैं। और पर अभी हमारा जो है कुछ चीज़ें अभी बैलेंस है जो मेरे दिमाग में है कि मुझे करवानी है, तो अभी क्लास और चलेगी परमात्मा के आशीर्वाद से। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि भाई आज 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं तो आज से क्लास खत्म। अभी हम प्राण, तेज और ओज को बढ़ाने के तरीके, जो कि प्रताप जी ने कहा था रेमेडीज जो है, तो ये एक आयुर्वेदिक रेमेडीज किस प्रकार से होती हैं उसमें भी हम लोग काम करेंगे। अब प्रभु कृपा देखो कितना समय तक इस चीज को चलती है और उसको हिसाब से देखते हैं। और मुझे एक बड़ा मेरा मनपसंद टॉपिक रहता है फूड, जिसमें 6 टेस्ट होते हैं, यानी कि टेस्ट जिसको हम अपने आयुर्वेद में रस कहा जाता है। रस, विपाक और वीर्य, ये बड़ा एक शानदार टॉपिक है। तो रस में ना 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं कि कौन सा टेस्ट पित्त को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है, उससे आप अपने एक डाइट को समझ पाते हैं कि अगर आपके अंदर कफ प्रकृति है तो आपके लिए पंजेंट आपके लिए काम करेगा, है ना। तो बिटर
जो टेस्ट है वो कहाँ काम करेगा, जो स्वीट है वो कहाँ काम करेगा, साल्टी कहाँ काम करेगा, सोर कहाँ पर काम करेगा। इस तरीके से अभी है कुछ टॉपिक जो मेरे मनपसंद टॉपिक है, तो मैं अभी उसको कर रहा हूँ। थैंक यू।